तो संसद से लेकर सड़क तक आज एक ही शोर है, वक्फ वक्फ और वक्फ, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति। क्योंकि आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश हो गया। बिल का नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट है, जिसे केंद्र सरकार ने उम्मीद नाम दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस नाम पर ही सवाल उठा दिए हैं। वहीं बिल पर लोकसभा में बहस चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद बिल को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लोकसभा में शेरो शायरी पढ़ी जा रही है। मेरी हिम्मत को तो सराहो, मेरी हमराही बनो, मैंने एक क्षमा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आप सुबह से ये सब देख और सुन भी रहे हैं, लेकिन इस सियासी आवाज के शोर में क्या आपको कुछ समझ आया है? शायद इस बिल की सारी बातों से आप अब तक वाकिफ ना हो। इसलिए आज हम आपको और इससे जुड़ा हुआ एक्सप्लेनर, इस बिल से जुड़ा हुआ एक्सप्लेनर आपके लिए खास तौर पर लेकर आए हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेनर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से लोकसभा में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसे हमने किरण रिजिजू की वक्फ क्लास का नाम दिया है, लेकिन याद रखिएगा ये क्लास आपको बोरिंग नहीं लगेगी, बल्कि इस क्लास में गृह मंत्री अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच लोकसभा में दिखा व्यंग वाला अंदाज भी होगा। मौजूदा राजनीति में ऐसी तस्वीरें अब कम ही नजर आती हैं। ऐसा कम ही होता है जब विपक्ष के किसी सांसद की बात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर हंसी आई हो। तो शुरुआत इस बिल की उन बारीक बातों से करते हैं जिसके बारे में आज देश का हर हिंदू और हर मुसलमान जानना चाहता है। किरण रिजिजू की वक्फ क्लास को हमने 4 चैप्टर में बांटा है। पहला चैप्टर वक्फ बोर्ड और उसके सदस्यों से जुड़ा है। दूसरे चैप्टर में वक्फ के ट्रिब्यूनल का ब्यौरा है। तीसरे चैप्टर वक्फ की प्रॉपर्टी वाली जानकारी से भरा है। आगे एक एक कर हमने विस्तार के साथ इन 4 चैप्टर्स का विश्लेषण आपके लिए करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं वक्फ बोर्ड और उसके सदस्यों से जुड़ा चैप्टर। इसको लेकर राजनीतिक दलों के बीच कई तरह की शंकाएं थी। जानकारी के मुताबिक सरकार ने उन शंकाओं को दूर करने का दावा किया है। हालांकि विपक्षी दलों को सरकार की बात पर भरोसा नहीं है। नए बिल के मुताबिक सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल 22 सदस्य होंगे। 22 सदस्यों में 4 गैर मुस्लिम से ज्यादा नहीं हो सकते। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और 3 सांसद होंगे। बोर्ड में 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय से होंगे। वक्फ बोर्ड में 2 पूर्व जज होंगे जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होंगे। 1 वरिष्ठ वकील, 4 अलग अलग क्षेत्रों से सदस्य होंगे। अब वक्फ में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरा भी रहेंगे, मुस्लिम बैकवर्ड क्लास भी होगा। हम आपको वक्फ संशोधन बिल के हर विषय की अहम डिटेल भी देंगे और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का बयान भी सुनवाएंगे, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे, और अगर रहे तो आप उसको लेकर उचित सवाल उठा सके। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे। 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है। ये हमने प्रावधान रखा है। आगे बढ़ते हैं और वक्फ ट्रिब्यूनल की डिटेल वाली फाइल आपके लिए खोलते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को लेकर भी विपक्ष की तरफ से कई तरह के सवाल उठाए गए थे। अब वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होंगे ताकि विवाद से जुड़े केस जल्द निपटाए जा सके। ट्रिब्यूनल के मेंबर्स का एक निश्चित कार्यकाल होगा। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले से सहमत नहीं है तो अदालत जा सकते हैं। पहले किसी विशेष परिस्थिति में अदालत जाने का प्रावधान था। कलेक्टर से ऊपर कोई भी अधिकारी सरकारी जमीन और किसी विवादित जमीन का विवाद देखेगा। जब वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो किसी आदिवासी एरिया में जाकर नहीं कर सकते। सरकार ने आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रखने का भरोसा दिया। ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होगा फिक्स टेन्योर का साथ, और उसमें आज टोटल लिटिगेंट्स 14,417 केसेस है।
आप सोच के देखिए, तो ट्राइब्यूनल में जल्दी जल्दी केस डिस्पोज हो, उसके बाद में जो एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था पहले, ऑटोमेटिक अपील करने का राइट नहीं था, स्पेशल रिव्यू पिटीशन ही कर सकते थे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद। तो आज हमने एक अच्छा सोच के साथ खुला मन से ये कहा है कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड का निर्णय से खुश नहीं है, वक्फ ट्राइब्यूनल का निर्णय से खुश नहीं है, तो आप अदालत जा सकते हैं। ये रास्ता भी हमने खोल दिया है। हालांकि जिस वक्त लोकसभा में बिल पर बहस चल रही थी, उस वक्त कई शहरों में सड़कों पर पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही थी। पुलिस को बिल पेश होने के बीच कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर था। दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और बात वक्फ प्रॉपर्टी की करते हैं, जिसके बारे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं। विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ मुसलमानों की संपत्ति हड़पने के आरोप लगाए जाते हैं। आज वक्फ संपत्ति पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन को जानकारी दी है। देश में इस वक्त 8.72 लाख वक्फ प्रॉपर्टी है। रेलवे और सेना के बाद किसी के पास ये तीसरी बड़ी जमीन है। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। 2006 में वक्फ प्रॉपर्टी 4.9 लाख थी। कुल आय 163 करोड़ थी। 2013 में बदलाव करने के बाद इनकम बढ़कर 166 करोड़ हुई। 10 साल में 3 करोड़ आय बढ़ी। 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाले को ही जमीन दान का अधिकार होगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपने 100% अधिकार वाली प्रॉपर्टी को ही वक्फ बना सकता है, किसी और का अधिकार नहीं छीन सकता। इस बदलाव को सरकार ने मुसलमानों के साथ बड़ा न्याय बताया है। सर 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी था। 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। 2013 में बदलाव करने के बाद आज इनकम कितना बढ़ा है वो भी मैं बता देता हूं। जरूर हो गया 166 करोड़। 3 करोड़ बढ़ा है। अगर इतना 10 सालों के बाद भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का टोटल इनकम जनरेशन 3 करोड़ बढ़ता है, तो ये हम कभी मंजूर नहीं कर सकता है। सचर कमेटी समय में भी कहा गया है कि अगर थोड़ा सा एफिशिएंटली मैनेज करता तो 12,000 करोड़ पर ईयर तो उसी समय जनरेट हो जाना चाहिए था नॉर्मल मार्केट रेट से। और 12,000 करोड़ अगर वो प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेशन करता है, कितना लाखों करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा, आप सोच के देखिए। किरेन रिजिजू की तथ्यों वाली सीरीज क्लास के बाद माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। आज सत्ता पक्ष के सांसदों ने चर्चा के दौरान खुद को मुस्लिम हितैषी दिखाने की भरपूर कोशिश की। सत्ता पक्ष के सांसदों और मंत्रियों के सुर सेकुलर नेताओं की तरह सुनाई दिए। दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद मुसलमानों के साथ अन्याय होने की बात करते रहे। सत्ता पक्ष पर ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप लगाते रहे। दोनों तरफ से खूब गर्मागर्म का माहौल बना रहा। लेकिन लोकसभा में एक मौका ऐसा भी आया जब सदन में जमकर हंसी ठहाके लगे। विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव बिल पर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने हंसते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। अखिलेश यादव की हाजिर जवाबी के अक्सर सियासी गलियारों में चर्चे होते हैं। उन्होंने बात वक्फ बिल से शुरू की, लेकिन उसे ट्विस्ट देते हुए बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर ले आए। बीजेपी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच हंसी मजाक का दौर चल गया। हंसी वाला संसदीय शिष्टाचार दिखा और डिंपल यादव भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य
प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। लोकसभा में पेश हुए वक्फ संशोधन बिल को सरकार मुसलमानों के हित में बता रही है, लेकिन मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि वक्फ बिल भेदभाव और अन्याय पर आधारित है। अनुच्छेद 14, 25 और 26 के खिलाफ है। वक्फ कानून को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों को हड़पना आसान हो जाएगा। कई मुस्लिम संगठनों ने बिल पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामले में सरकारी दखल बढ़ा रही है, जिससे मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। मुस्लिम संगठन इस बिल के कई प्रावधानों से नाराज हैं। वक्फ बाय यूजर की समाप्ति, लिमिटेशन एक्ट से छूट को खत्म करना, बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना और वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्तियों को कम करना। मुस्लिम संगठनों ने जो आपत्तियां उठाई हैं, उन पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान विराम लगाने की कोशिश भी की। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, गैर मुस्लिम को रखा, वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते माननीय। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर, माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। आपके मन में यहां एक सवाल होगा कि जो बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति के सहारे लगातार चुनाव में जीत हासिल कर रही है, उसे अचानक मुसलमानों के प्रति इतना मोह कैसे आ गया? इसे हमने आपके लिए डिकोड करने की कोशिश की है। आखिर ये बीजेपी की कौन सी रणनीति है? बीजेपी को आखिर क्यों मुसलमानों का वोट चाहिए? दरअसल इसके पीछे साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा का चुनाव है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक बीजेपी को 3 तरह का वोट मिलता है। एक, कोर वोटर, दूसरा पार्टी से सहानुभूति रखने वाला वोटर, तीसरा फ्लोटिंग वोटर। अपने कोर वोटर को साधने के लिए बीजेपी हिंदुत्व का प्रयोग करती है।